चैप्टर में हमने पढ़ा है, तो यहाँ थोड़ा थ्योरेटिकल बात हो जाए, ठीक है। ठीक मान लीजिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से पूछता है तो आप लोग सही कर लीजिए, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करेंगे। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये बाद में कराया जाता है, चैप्टर में बाद में है, लेकिन थ्योरेटिकल वाला सब पोर्शन इधर ही हो जाते बेटा, ठीक। तो इसमें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किसे बोलते हैं? दो वैल्यू है ना, एक स्पॉन्टेनियस है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस। है। स्पॉन्टेनियस किसे बोलते हैं, कोई बता सकता है? तो जो बिना हमारे एनर्जी दिए हुए रिएक्शन हाँ, अपने आप। मतलब ऐसा प्रोसेस जो नेचुरल टेंडेंसी से मतलब होता है, यानी कि नेचुरल पर्टिकुलर कंडीशन। डायरेक्शन। हाँ, तो उससे प्रॉपर इनिशिएशन, मतलब कोई गिवन कंडीशन जो रहे उससे, मतलब ज्यादातर प्रोसेस क्या होता है, जैसे ऑल नेचुरल प्रोसेस कह सकते हैं। कौन सा? ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल एंड स्पॉन्टेनियस, ठीक है। ऐसा कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको डिफाइन हम लोग कर सकते हैं, द प्रोसेस विच हैज ए नेचुरल टेंडेंसी टू अकर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, either of its own or after proper initiation under the given set of condition। अब देखिए, ये सब हम लोग पहले नहीं लिखते थे, लेकिन अब जैसे थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं अपने केमिस्ट्री में, काफी पिछले साल बढ़ा था, तो इसलिए हम लोग थ्योरेटिकल भी थोड़ा सा कवर करना पड़ रहा है, ठीक। तो ठीक है, एक बार पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। ये सब आप जानते हैं, बस थोड़ा सा उसको ऑर्गेनाइज लिख दिया गया और कुछ नहीं। दूसरा कह सकते हैं ऑल नेचुरल प्रोसेस, एग्जाम्पल हो गया एक नेचुरल प्रोसेस। और यहाँ पे दो वर्ड है, इरिवर्सिबल एंड स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस द नेचुरल प्रोसेस टेक प्लेस देयर वन डायरेक्शन ओनली, ठीक। नॉन स्पॉन्टेनियस इसी तरह से क्या हो जाएगा, लगभग लगभग इसका अपोजिट वर्ड एक तरह से नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, नहीं? हम्म। यानी कि जो भी यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, इसका अपोजिटली कह सकते हैं हम लोग, अपने दिमाग में रह सकते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जिसे हम लोग नॉन फिजिबल भी कहते हैं। द प्रोसेस विच डज नॉट अकर, मतलब ऑफ इट्स ओन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, that is a process which not have ten, कौन सा टेंडेंसी? नेचुरल टेंडेंसी, नहीं? नेचुरल टेंडेंसी, हाँ।
नेचुरल टेंडेंसी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। डायरेक्शन आइदर, उसी का उल्टा हम लिख रहे हैं बस, आइदर इट्स ओन और आफ्टर इनिशिएशन इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस अगर हम लोग जैसे पहले पढ़ते थे, अभी तक जितना समझे कैसे समझे, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में भी मेड टू अकर व्हेन एनर्जी फ्रॉम, मतलब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी उसमें लगेगा कि नहीं, यही हम लोग पढ़ते हैं हम्म। बस। और उसमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं लगेगा, यानी कि इंटरनल सोर्स ऑफ एनर्जी से हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। व्हेन एनर्जी फ्रॉम सम एक्सटर्नल सोर्स applied throughout the process। बड़ा सा लिखना हो गया। इसमें कुछ एग्जाम्पल बताइए, स्पॉन्टेनियस कोई एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल याद हो, नेचुरल एग्जाम्पल जो आपको बायोलॉजी में भी काम है, यहाँ पे भी काम है। प्रोसेस दैट नो नीड नो इनिशिएशन, बताइए। एग्जाम्पल इसका। एग्जाम्पल बताइए कोई, जैसे फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, नहीं, ऐसे एग्जाम्पल बताना है। फ्लो ऑफ वाटर। रिएक्शन थोड़ी ना हुआ। हम्म, रिएक्शन थोड़ी ना हुआ ये। क्या चीज? फ्लो ऑफ वाटर रिएक्शन थोड़ी ना हुआ। हम नेचुरल एग्जाम्पल पूछ रहे हैं भाई। नहीं, बट रिएक्शन थोड़ी ना हुआ, आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पूछ रहे हो ना। आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात हम किए ही नहीं अभी। फिर क्या आप पूछ रहे हो? पता नहीं, देख लीजिए कहीं पे हमने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की तो बात की है, प्रोसेस। हम हम्म। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात किए हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमने नेचुरल एग्जाम्पल पूछा, आपके बोले कि बायोलॉजी के लिए भी और फिजिक्स के लिए कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ऐसे तो इवेपोरेशन भी होगा, वो भी अपने आप होता है। फ्लो ऑफ वाटर मतलब हाई लेवल टू, इवेपोरेशन के लिए मतलब है वो हो जाएगा, मतलब कि वो भी अपने लेकिन आप ही होता है अगर आप पानी प्रेशराइजेशन। छोड़ दो बाहर। बोल रहे हैं फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू, जो मतलब इंटरनल एनर्जी की वजह से हो, एक्सटर्नल एनर्जी हम वहां पे ना लगाए, वो सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं अगर यहाँ पे तीनों, फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, लोअर। फिजिक्स में तो यही पढ़ते हैं ना, ये सब अपने से लिख सकते हैं, ऐसा नहीं आप समझ के। फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, नहीं, हाँ। हम्म। फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। और बता सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, जैसे इन्होंने बताया, मेल्टिंग ऑफ आइस एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ज्यादा देंगे तो मतलब उसमें यानी कि
हीट के फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं आप। जैसे इन्होंने बोला इवेपोरेशन, प्रेशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। जैसे आप और भी पढ़ सकते हैं इसमें, डिजोलेशन ऑफ कॉमन साल्ट, कॉमन सॉल्ट इन वाटर होता है ना। हम्म। और कह सकते हैं मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट नॉन रिएक्टिंग गैसेस, रिएक्टिंग की बात नहीं। मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट नॉन रिएक्टिंग गैस। अब ये तो हमारे पास यहाँ पे ऐसा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की हम लोग लिस्ट किए जिसको कोई इनिशिएशन की जरूरत नहीं है। नो नीड इनिशिएशन, ठीक है। हम्म। समझ रहे हैं, इस पे फोकस करना है। अब यहाँ पे ऐसा लिखते हैं एग्जाम्पल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिसमें नीड हमें हो इनिशिएशन की, मतलब स्टार्टिंग की नीड होनी चाहिए, ठीक। एग्जाम्पल कह सकते हैं ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दैट नीड इनिशिएशन। ये डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं सर, वैसे एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ फ्यूल हो गया, कोल पेट्रोलियम, हम्म। बर्निंग ऑफ फ्यूल हो गया। ऐसे एक तो कुछ बार भी बर्न आपने, करना हो गया, बर्निंग ऑफ कैंडल भी हो गया। हाँ हाँ पेट्रोल, जो मतलब ज्यादा चलता रहे जब तक वो खत्म ना हो जाए। कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, 2O2, कार्बन डाइऑक्साइड 2H2। लाइट ऑफ कैंडल, लाइटिंग कैंडल भी है ना, हम्म। वो भी कार्बोहाइड्रोकार्बन ही तो है। लाइफ का। हाँ, तो आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे स्पॉन्टेनियस का क्राइटेरिया फॉर प्रोसेस बता सकते हैं कौन कौन सा क्राइटेरिया, मेन क्राइटेरिया जो है। वैसे तो हम लोग अभी आगे डिटेल में करेंगे, वहां से एक क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ पे लिख रहे हैं क्राइटेरिया फॉर फॉर ए प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस। अब यहाँ पे दो क्राइटेरिया मेन है जो आपको ध्यान में रखना है। पहला क्राइटेरिया, टेंडेंसी टू अटेंड मिनिमम एनर्जी। जैसे हम लोग पूरे ऑर्गेनिक में ही पढ़े, मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम क्या होगा। मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम मैक्सिमम एनर्जी। मिनिमम क्या? मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम क्या होगा। मैक्सिमम स्टेबिलिटी। हाँ मैक्सिमम, ये यार इसी पे पूरा ऑर्गेनिक पढ़े हैं, पूरे नेचर में यही होगा मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। यानी कि टेंडेंसी टू अटेन मिनिमम एनर्जी, और कह सकते हैं मैक्सिमम स्टेबिलिटी ना। हम्म। ये पहले का क्राइटेरिया है, मतलब कि कह सकते हैं ये एनर्जी क्या है, एनर्जी फैक्टर है ये क्राइटेरिया को। दूसरा क्राइटेरिया, इसमें लोग ये चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि टेंडेंसी टू अटेन मैक्सिमम रेंडमनेस। टेंडेंसी टू अटेंड मैक्सिमम रेंडमनेस।
मतलब इंट्रॉपी हाई होती जाएगी। यानी कि ये कौन सा फैक्टर हो गया, इंट्रॉपी फैक्टर हो गया। इंट्रॉपी भी एक तरह से एनर्जी है। हम्म। फैक्टर, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले इंट्रॉपी पढ़ेंगे, ठीक है। तब इसके बाद ये टेंडेंसी जो हमारे पास क्राइटेरिया है इसको फुलफिल करेंगे, ठीक है। तो अब एंट्रोपी आ जाता है। एंट्रोपी, एंट्रोपी से देखिए बहुत क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन अब थोड़ा सिलेबस कम हुआ है तो पूछा जा सकता है। 100% आता भी है, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं आता है। इसमें केवल स्पॉन्टेनिटी रिलेशन में ज्यादा क्वेश्चन आता था, न्यूमेरिकल कम आते थे इस पे। लेकिन अब हो सकता है, तो इसलिए हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, जितना है चैप्टर में। यानी कि कह सकते हैं कि सबसे पहला तो यही है कि इंट्रोपी क्या है, द थर्मोडायनेमिक रिपीट नहीं। क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू मेजर, क्या, डिग्री ऑफ, ऊपर लिखा था मैंने डिग्री ऑफ रैंडमनेस। सरेंडर, हाँ। हाँ, या कह सकते हैं डिसऑर्डर या वाइब्रेशनल एनर्जी। जैसे आप मिस्टर इंडिया मूवी देखे होंगे, नहीं हम्म। देखा होगा, पुरानी है, तो उसमें इनविजिबल हो जाता है, हाँ। ऐसा उसके पास वाच रहता है, ठीक है। तो हम्म। ऐसा कुछ पॉसिबल है कोई इनविजिबल हो जाए, हम आप ट्रांसपेरेंट हो जाए? नहीं। है, लेकिन मतलब इंट्रोपी जीरो करना पड़ेगा। इंट्रोपी जीरो कितना होगा, एब्सोल्यूट जीरो केल्विन पे, मतलब एब्सोल्यूट केल्विन जीरो पे, जिसे हम लोग जीरो केल्विन बोलते हैं, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो आप ये कह रहे हो तो कि कोई चीज इंट्रोपी सॉलिड जीरो, इसलिए है क्योंकि वो वाइब्रेट करती है? हाँ मतलब कि मतलब इन ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब आप क्यों है ना, इसीलिए। जैसे आपके सामने वॉल है, अगर हम फ्रीज कर दिया जाए एकदम -273 डिग्री सेल्सियस पे, तो ट्रांसपेरेंट हो जाए, हम आप भी ट्रांसपेरेंट हो जाए। अच्छा। ऐसा जिस एक्सपेरिमेंट भी हुआ है ऑर्डर, कोई? हम्म। इतना भी टेम्परेचर ही नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि तो इमेजिनरी थ्योरेटिकली है ना फिर ये कॉन्सेप्ट, तो? थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट है। इस पे ग्राफ भी आता है। तो जैसे ये मान तो लीजिए माइनस में करेंगे तभी होगा ना। आज माइनस में। पार्टिकल सॉलिड है, ठीक है। और ये क्या करता है, अपने फिक्स पोजीशन पे ऐसे वाइब्रेशन करता है ना, आप हम्म। जानते हैं। और जितना अगर मतलब सॉलिड से हम लोग गैस बढ़ा दे, लिक्विड कर दे, तो और वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, और गैस में और बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन ये हम अगर फ्रीज कर देते हैं तो रेंडमनेस जीरो हो जाता है, तो एंट्रोपी जीरो हो जाएगी। लेकिन जीरो केल्विन पे, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो जिसे बोलते हैं, तो उस पे वही हमें पढ़ना है। यानी कि एनर्जी यहाँ पे, जैसे आपको हम लोग बोलते हैं, या मतलब आप पढ़ते हैं कि सुबह उठ के मेडिटेशन करना चाहिए, तो उससे क्या होता है, डिस्टरबेंस जो होता है उससे कम होता है, यानी कि एनर्जी लॉस कम होती है, ठीक है। तो उससे यानी कि यही हम लोग जो लॉस ऑफ एनर्जी है उसको मतलब एक तरह से चैनलाइज करने की कोशिश करते हैं, या डिसऑर्डर को कम करने की। आप जैसे कभी एकदम सुनसान इलाके में गए होंगे, ठीक है, ये हाँ। तो जरूर गए होंगे कभी कभी हम्म। रातों में, या मतलब तो उसमें अगर आप बहुत सुनसान, जैसे कब्रिस्तान में चले जाइए, तो कब्रिस्तान में पहले से एक डर रहता है, दूसरी क्या कहती है, वहां पे पीसफुल रहता है काफी दूर तक। तो वहां पे रेंडमनेस, यानी कि इन हम लोगों के अंदर की जो रेंडमनेस होती है कम हो जाती है, एक्सटर्नल रेंडमनेस बढ़ जाती है। तो बाहर से एक एनर्जी लगता है हमारे ऊपर, जैसे मतलब कि कह सकते हैं एक्सटर्नल एनर्जी मोर देन इंटरनल एनर्जी हो जाता है। तो हम कुछ भी देखते हैं, मतलब जैसे पीछे मुड़े तो हमें हम्म। कोई भी इमेज इमेज आदमी जैसा दिखेगा, तो डर लग जाता है, ऐसा होता है। एक मतलब हाँ घास का पेड़ भी रहता है छोटा सा, दिख जाता है, हाँ हाँ, तो मतलब हम कैसा लोग, लग रहा है, कोई आ रहा है हाँ ना।
हाँ कोई आ रहा है, ऐसा होता है फील। इसलिए होता है कि मतलब कि इंटरनल डिस्टरबेंस वहां पे कम हो जाता है, एक्सटर्नल बढ़ जाता है, बाहरी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ। ठीक है, तो इसलिए डर लगता है, तो ये रेंडमनेस की वजह से होता है। और कह सकते हैं इसमें और भी काफी इसमें पढ़ेंगे, आपके थियोरेटिकल बुक में दिया है ढेर सारा, तो आप पढ़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं मोर इज द डिसऑर्डरनेस। तो हम लोग जब भी कभी सुनसान इलाके पीछे नहीं देखना, चाहे जो हो जाए। यस क्यों? सर, आज मर जाए। पीछे नहीं देखना, डरना, डर जाते डर जाते हैं, ऐसा लग रहा है पीछे हैं। पीछे कोई लगा है। हाँ कोई आ गया, ऐसा ही महसूस होता है, लगता है एकदम पीछे कोई चिपक के आ रहा है। मतलब भूत ही सारे पकड़ नहीं गए लिया। हम लोग, हम लोग तो बहुत गए हैं रात में अकेले। बहुत अरे ज्यादा। सच, बहुत सच में ज्यादा। होता है। बहुत होता है, बहुत होता है, गया हूँ सर मैं बहुत। सच में ऐसा होता है, खेत मूवी वोत में वगैरह में चले जाओ दिखाते ना, हैं। रात में हम्म। खेत वोत में चले जाओ, हम्म। तो हो गया फिर काम। एक बार बहुत देर पहले की बात है, मतलब कि एक बार हमें गन्ने के खेत में गया था रखाने, वो नील गाय से। तो 2 बज रहे थे, अकेले आ रहे थे। तो एक आदमी, तो गांव में बहुत कम, मतलब काफी दिन पहले की बात है, 2003 उनकी बात है। तो एक आदमी स्कूटर से, तब स्कूटर चलता था, आया मेरे पास, रुका, कह रहे भैया वहां पे एक लेडीज मुझे हाथ दे रहे थे। और मतलब बुर्का पहनी थी, बोल रहे थे हमको बैठाए चलिए। तो वो एकदम पसीने से भीग गया था। अच्छा। तो तब से मैं रास्ते में कोई बोला, लोग, जैसे आप कभी गाड़ी वाड़ी से जाओ तो कुछ ऐसी लड़कियां खड़ी हो जाती हैं रोकने के लिए कि लिफ्ट दे दो, और फिर हाँ, कुछ गुंडे आ जाते हैं, सामान चुरा के ले जाते हाँ, हैं, गाड़ी वाड़ी उठा के। हाँ, हाँ, वो तो चोरी के लिए होती है। लेकिन कभी हम्म। कभी उसको क्या हुआ कि मतलब वहां पे एक पहले, मतलब एक औरत का मर्डर हुआ था कुछ दिन पहले। तो वो सुना रहा होगा, हम्म। उधर का ही था। तो उसको ऐसे इमेज वहां पे बन गया होगा दिमाग में, हम्म। समझ रहे? तो उसको लगा वही रोक रही है। तो हम कहे नहीं ऐसा, आपको गलती से हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं इधर। हो सकता है जाते हो, मुस्लिम इलाका है, मतलब मुस्लिम लोग अभी गाँव में रहते हैं। फिर अच्छा, मैंने उसको प्रेशर कम किया थोड़ा। डरवाया नहीं। नहीं तो कभी कभी हार्ट अटैक हो जाता है ना लोगों को। डर से हो जाता है सर, मुझे बहुत डर लगता है अकेले में, लेकिन देखिए, चलो देख। ये एक डरने वाले बंदे हैं पे। सच में। जैसे आप डॉक्टर बनेंगे जब जाएंगे उसमें, क्या नाम है, ओटी में। मतलब हाँ ओटी हाँ। में, या मतलब उसमें भेजते हैं ना पोस्टमार्टम वाले हैं। पोस्टमार्टम में। तो अभी आप जैसे डॉक्टर बने तो आपको पहले से मेंटली दिमाग में है ना कि इसमें मुर्दा ये है। अभी अचानक किसी को ले जाइए जो मतलब डॉक्टर नहीं देखे, डर जाएगा। डर जाएगा सर, उस वो तो हम्म। इंजेक्शन इंजेक्शन लगाते ही डर जाए। ठीक है, वहां तो सब पड़ा ही रहता है, और उसी में जो चीरता है वो तो उसी में दिन रात खाता पीता है, उसको कुछ नहीं होता। हाँ, उसको कुछ नहीं आता, उसकी हैबिट पड़ी। वहां का मास्टर वही रहता है। हम्म। ठीक है, चलिए कोई नहीं, ये हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखिए, यहाँ क्यू रिवर्सेबल, ये तो एक तरह से एंट्रोपी का फार्मूला हो गया, ठीक है, हम्म। समझ रहे हैं? तो अलग अलग इसमें क्यू रिवर्सेबल क्यू के लिए, रिवर्सिबल क्या हाँ है? लिख रहे हैं मैंने, मतलब टेम्परेचर टी पे हीट लिख दे रहे हैं, वेयर क्यू आर वी हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन ए रिवर्सेबल रिवर्सेबल मैनर एट द टेम्परेचर टी, ठीक है, until
जूल, यूनिट यहाँ पे हो जाएगा जूल पर केल्विन या कैलोरी पर केल्विन कह सकते हैं। किसकी यूनिट? एंट्रोपी की यूनिट हो जाएगा। और एंट्रोपी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिव? एंट्रोपी बताइए। इंटेंसिव। इंटेंसिव नहीं, ऑल एनर्जी हमने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बताया था भाई। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हाँ, आप लोग रिवाइज नहीं करते भाई। सर वो भी हो एक्सटेंसिव नहीं पाया। भाई कब होगा? आज हो जाएगा सर, बिल्कुल। इतना ज्यादा दिवाली ने मनाई है, अब तो खत्म। हाँ सर, अब तो खत्म, अब नहीं बनाते। हम्म, देखिए इंट्रॉपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, नहीं स्टेट फंक्शन भी है, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। बताइए, कुछ बोल रहा था भाई? नहीं। यहाँ पे देखिए डेल्टा एस चेंज क्या होगा? अभी स्टेट फंक्शन है, तो इनिशियल और फाइनल यानी कि एस फाइनल एस माइनस न्यूट्रल। यस इनिशियल। ये तो मतलब कॉमनली हो गया। अगर फाइनल ज्यादा है, यस फाइनल, तो पॉजिटिव होगा कि नहीं? हम्म। मतलब फार्मूले से फाइनल, यहाँ पे फिनियल लिख दिए, माइनस यस इनिशियल। ठीक, तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसका उल्टा इफ यस फाइनल, ये थोड़ा सा हम रिलेशन बता रहे हैं, ग्रेटर देन लगा देते हैं ना, यस इनिशियल, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एस निगेटिव हो जाएगा। सिंपल है। अब एंट्रोपी किसी केमिकल रिएक्शन का आपको निकालने के लिए आ जाए तो कैसे लगाएंगे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, नहीं? अगर एंट्रोपी, एंट्रोपी फॉर, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। हाँ मतलब चेंज इन केमिकल रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा? यानी कि जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में है, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ यस प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ यस रिएक्टेंट, नहीं? यही तो होगा, फॉर्मूला बन गया। जो भी इसमें चेंजेस रहेगा उसमें। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके न्यूमेरिकल लगाने के लिए कुछ फार्मूले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, बहुत सारा इसमें फार्मूला बन सकता है। जैसे एंट्रोपी चेंज फॉर ए प्रोसेस, किसी प्रोसेस के लिए हो जाए, तो अभी हमने ऊपर लिखा था फार्मूला ने, एंट्रोपी, हाँ, एंट्रोपी फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज, वो वाला नहीं, अच्छा। रिवर्सेबल वाला था ना, डेल्टा एस रिवर्सेबल, हाँ ठीक है सर। क्यू रिवर्सेबल अपॉन टी। तो इसमें एक फार्मूला याद रखिएगा, अगर याद रख सकते हैं, इससे क्वेश्चन कभी कभी आता है, डेल्टा एस इक्वल टू एन सी बी, और यहाँ पे नेचुरल लॉग टी टू अपॉन टी वन, ठीक, प्लस एन T2.T1 आर, प्लस। नेचुरल लॉग है, ठीक है, वी टू अपॉन वी वन। ये एकदम कॉमन फार्मूला हो गया। ये फार्मूला बहुत काम का है, अब इसी से आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो अरे यार, यहाँ पे दूसरा फार्मूला भी हो जाएगा ना। एक कब था? आप लोग थोड़ा सा ऊपर वाला रिवाइज नहीं किए। एन सी पी नेचुरल लॉग टी टू अपॉन टी वन हो जाएगा, प्लस एन यस।
आर नेचुरल लॉग V2 अपन V1। अच्छा। हाँ P1/P2 हो जाएगा। V1 अपन V2 करेंगे। हो जाएगा ना। ये देखिए, एनसीपी यानी कि मतलब कि जब हम लोग कांस्टेंट मतलब जो हीट था कांस्टेंट प्रेशर पे ले रहे थे तो एनसीपी हो रहा था ये। और जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ले रहे थे तो ये हो रहा था। यही हमने पढ़ा था ना वहाँ एंथैल्पी के हम्म। रूप में। जो तो यहाँ पे दो फार्मूले आपके बन गए, एक के। ठीक, इसी से आप आगे मतलब पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए केस, ये फार्मूला याद रखिएगा। ठीक है। इसी से कुछ केस करते हैं। जैसे मान लीजिए आइसोथर्मल में आपको पूछ ले, तब बताइए क्या होगा केस फर्स्ट में। टेम्परेचर सेम आइसोथर्मल रहेगा, फॉर, तो log 1 हो जाएगा। हाँ फॉर एन आइडियल गैस रिवर्सेबल आइसोथर्मल। जब आइसोथर्मल प्रोसेस तो यानी कि जो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। तो T1 T2 इक्वल हो जाएगा, तो फार्मूले में चेंज हो जाएगा ना। हम्म। फार्मूला क्या हो गया, डेल्टा एस इक्वल टू एन आर नेचुरल लॉग B2/B1, और एन आर नेचुरल लॉग P1/P2 कर V2। सकते हैं दोनों का। नेचुरल लॉग हटाएंगे तो क्या लगेगा, हाँ। टी। टू लॉग पॉइंट लॉग थ्री जीरो नेगेटिव। थ्री लॉग हम्म। 2.303। अब जब न्यूमेरिकल लगाना होगा तो ये करिएगा। ठीक है। लॉग। हाँ लॉग, तो कौन होगा? लॉग P2/P1। ये लॉग की वैल्यू है ना, 2.303। नेचुरल लॉग जब हटाते सिर्फ। हैं, हाँ। नेचुरल टू 2.303 लॉग बेस 10 लगा। लॉग बेस 10 हम लोग लिखते नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। तो ये रहता है, ऊपर पहले ही बता चुके हैं। अब आइसोकोरिक प्रोसेस रहेगा तो क्या होगा, आइसोकोरिक मतलब सॉरी। फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब आर्यन हाँ भाई वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा ना। हाँ। कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोकोरिक होता है, यानी कि V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा। नहीं, यस सर। फार्मूला में चेंज क्या हो गया, डेल्टा एस इक्वल टू एन सी वी, और नेचुरल लॉग T2/T1। और इसी में कह सकते हैं लॉग अगर हम लोग लगा दें एन सी वी इक्वल टू 2.303 एन सी वी लॉग T2/T1 हो जाएगा। ये फार्मूला बन गया। उसी फार्मूले से बनाना बस केस में था। तीसरा केस, दो ही केस रहते हैं, रहने देते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक, ये फार्मूला आपको पता रहना। ठीक, अब हमें यहाँ पे कौन से पोर्शन की बात करें, एक और कह सकते हैं फॉर रिवर्सेबल एडियाबैटिक हो जाएगा तो बता सकते हैं कैसे? एंट्रोपी में क्या, रिवर्सेबल एडियाबैटिक के लिए पूछा जाता है। हाँ, एडियाबैटिक में क्या होगा, एडियाबैटिक में क्या कांस्टेंट होता है। इससे स्टेट कांस्टेंट होती है। हम्म, स्टेट। हाँ मतलब हीट जीरो होता है ना उसमें। हम्म। क्यू, एंट्रोपी रिमेन्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। सो प्रोसेस क्या हो जाएगा, प्रोसेस इज आल्सो नोन एज आइसोएंट्रोपिक। ये पूछा जाता है आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस कब होगा, जब एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। ठीक है। अब यहाँ पे फैक्टर इफेक्ट एंट्रोपिक सिस्टम पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं।
फैक्टर अफेक्टिंग एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। तो इसमें देख सकते हैं अगर गैसियस में इफ डेल्टा एन जी ग्रेटर देन एस है तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा एन जी अगर लेस देन जीरो है देन डेल्टा एस क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। फिजिकल स्टेट के लिए मतलब एक तो पहले हम लोग एक कर लेते हैं फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे, फिजिकल स्टेट सबसे ज्यादा किसमें होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, यानी कि गैस का गैस। एंट्रोपी सबसे अच्छा। ज्यादा, क्योंकि रेंडमनेस ज्यादा होता है लिक्विड का, उसके बाद सॉलिड का सॉलिड। रेंडमनेस बढ़ जाएगा ना। अगर तीसरा इसमें फैक्टर अफेक्टिंग, यानी कि ऑन इंक्रीजिंग गैसियस मोल एंट्रोपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा ऑन इंक्रीजिंग गैसियस मोल एंट्रोपी इंक्रीजेस। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हम लोग यस इंक्रीज होगा ही, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर यस विल इंक्रीज। जैसे मान लीजिए एफ ई सॉलिड है, इसको हीट कर दे, ये 300 केल्विन पे है, ये फिर सॉलिड ही रहे तो इसमें एंट्रोपी 400 केल्विन पे बढ़ जाएगा ना, डेल्टा एस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर प्रेशर तो यस क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए N2 गैस है, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है और इसके N2 गैस 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कर दें तो क्या होगा, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा ना, बढ़ जाएगा ना वाइब्रेशन। हम्म। और मिक्सचर अगर मिक्सिंग किया जाए तभी बढ़ेगा, मिक्सचर बनाया जाए किसी का, जैसे सॉलिड सॉलिड मिक्सचर कौन सा होता है, एलॉय होता है ना, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, गैस गैस मिक्सचर होमोजेनियस में, तो ये क्या होगा, सब में एंट्रोपी इंक्रीज होगा। ऐसे यहाँ पे एंट्रोपी चेंज आपके बुक में दिया है, अलग अलग फेज में एंट्रोपी चेंज, तो उसको कर लेते हैं फिर एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, फेज चेंज हो रहा, जैसे मान ली फ्यूजन हो रहा, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, 3 फेज में यहाँ पे क्वेश्चन रहता है, उसी में क्वेश्चन फार्मूला थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा। एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, जैसे फर्स्ट फेज में कर लेते हैं। पहला फेज में यानी कि एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या होता है, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन यानी डेल्टा एस, इसको एफ लिख देते हैं, ये मोल में पर मोल बेसिकली होता है, यानी कि कह सकते हैं अगर द एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल सॉलिड चेंज इनटू, फ्यूजन को क्या बोलते हैं, सॉलिड किस में चेंज होगा, लिक्विड में ना, लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट।
पॉइंट टेम्परेचर। तो इसे फार्मूला क्या हो जाएगा, सॉलिड अगर हमारे पास चेंज हो रहा है किसमें, लिक्विड में फ्यूजन होता है ना, तो उसी फार्मूले के डेल्टा एस फ्यूजन कह सकते हैं इक्वल टू डेल्टा एच एंथैल्पी हो जाएगा, फ्यूजन एंथैल्पी या फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, ये फार्मूला बन गया। दूसरा इसमें यानी कि एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, ये एक ही फार्मूले से आप लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसमें बस साइन सिंबल चेंज कर देना और कुछ नहीं, वेपराइजेशन मोल। तो इसमें क्या हो जाएगा, वही चीज, यानी कि सेम हम लिखेंगे, एंट्रोपी चेंज वन वन मोल लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट इज बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा नहीं, एंट्रोपी चेंज वन मोल लिक्विड changes into vapor at its boiling point टेम्परेचर पे, कि नहीं। यानी कि लिक्विड अगर कहाँ पे चेंज होता है, वेपर में, तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या हो जाएगा, वेपराइजेशन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन वेपराइजेशन। एंड टेम्परेचर। ठीक, इसी तरह तीसरा कह सकते हैं एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन भी कह सकते हैं, नहीं, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, अलग अलग इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आप लोग ध्यान में रखना है बस, फार्मूले कभी आ जाता है तो एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन दिया है, टेम्परेचर से डिवाइड कर देंगे तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आ जाएगा। फिर चेंज व्हेन कह सकते हैं वन मोल सॉलिड कहाँ पे चेंज होता है, चेंज इनटू वेपर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर तो उसे हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं ना, यानी कि सॉलिड कहाँ पे चेंज हो जाएगा, वेपर। सब्लिमेशन हम लोग पढ़ चुके हैं थोड़ा, आगे भी पढ़ेंगे। यानी कि कह सकते हैं डेल्टा एस सब्लिमेशन, सब्लिमेशन इक्वल टू डेल्टा एस क्या हो जाएगा, बता सकते हैं, फ्यूजन प्लस डेल्टा एस वेपराइजेशन, कि नहीं, ऐसा भी कह सकते हैं। यहाँ पे कुछ मतलब एग्जाम्पल, जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल एंट्रोपी का कौन सा हो जाएगा, कुछ मतलब एग्जाम्पल याद रखना है, फेमस मतलब एग्जाम्पल आपको, जैसे मतलब एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट ग्रेटर देन एंट्रोपी ऑफ डायमंड। ये मतलब हम थियोरेटिकल के लिए बता रहे हैं, आपको क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है तो आता है उसको एग्जाम्पल, एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट ग्रेटर देन एंट्रोपी ऑफ डायमंड, डायमंड से ज्यादा होगा हमेशा। दूसरा एग्जाम्पल इसमें कह सकते हैं, जैसे कि ऑन बॉइलिंग ऑफ एग, ऑन बॉइलिंग ऑफ एग, तो क्या आ जाएगा, डीनेचर्ड प्रोटीन हो जाता है, पढ़े हैं बायोलॉजी में, डीनेचर्ड प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन अकर, भाई म्यूट कर लीजिए जिसका भी हो, इंक्रीज। ठीक है,
तो ये इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रेचिंग ऑफ रबड़ आप पढ़ते हैं, रबड़ को स्ट्रेच करते हैं ऑफ रबड़। तो स्ट्रेचिंग ऑफ रबड़ भी क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी एंट्रोपी क्या हो जाएगा। हम्म जब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यानी कि ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग ऑफ रबड़ when it long flexibility मैक्रोमोलिक्यूल गेट अनकॉइल्ड होगा, और उसमें क्या होगा, फिर अरेंज होगा तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। एक बार मतलब जब स्ट्रेच करेंगे तो इंक्रीज होगा, फिर रीअरेंज होगा तो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कि ये फिजिक्स का है, हम लिख दे रहे हैं ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड इट्स लॉन्ग फ्लेक्सिबल मैक्रो molecule get uncoiled. Thus, the uncoiled form has a more specific geometry and more ordered arrange. Thus, मोड ऑर्डर अरेंज होगा तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये याद रखना है थोड़ा। एक आपको जैसे केमिस्ट्री से रिलेटेड तो हम लोग ज्यादा लिखे ही नहीं, केमिस्ट्री से रिलेटेड लिख देते हैं, जैसे अन एडिशन ऑफ HCl इन एक्वस सोल्यूशन। जब आप वहां पे पढ़ते हैं तो ये चीज लिखा हुआ है सरफेस केमिस्ट्री में, एडिशन। वहां से हम एग्जांपल लिख रहे हैं ऑफ HCl इन द एक्वस solution ऑफ Ag आयन, इंट्रोपी क्या होगा, डिक्रीजेस। यहाँ इंट्रोपी डिक्रीज करना है उसको, मतलब थोड़ा सा संभल के लिखना है। ड्यू टू प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन यहाँ पे डिक्रीज करता है, AgCl बनेगा तो। जैसे एडजॉर्बेशन में भी एंट्रोपी डिक्रीज करता है, एडजॉर्बेशन, एडसॉर्बेशन में डेल्टा एस क्या होता है, निगेटिव होता है। यहीं पे डेल्टा एस यहाँ पे भी निगेटिव होता है। एक NH4Cl सॉलिड प्लस एक्वस और अमोनियम आयन प्लस Cl माइनस एक्वस, इसमें क्या होगा, यानी कि दिस प्रोसेस क्या होगा, सोल्यूशन नॉट फ्री इन मूव NH4Cl एंड डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव। जब डिसोल्यूशन हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं डेल्टा एस क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी इंक्रीज होगा। ठीक, तो ये सब क्या है, थोड़ा सा थियोरेटिकल चीजें हैं। तो इसमें हम लोग एंट्रोपी चेंज रिवर्सेबल प्रोसेस में, रिवर्सेबल प्रोसेस का कर लेते हैं। टोटल एंट्रोपी चेंज, टोटल का आता है तो टोटल एंट्रोपी चेंजेज इन रिवर्सेबल प्रोसेस। रिवर्सेबल टोटल एंट्रोपी में क्या क्या होगा, बता सकता कोई, सिस्टम प्लस सराउंडिंग होगा ना,
मतलब रिवर्सेबल प्रोसेस, इन रिवर्सेबल प्रोसेस at every step, system and surrounding remains in thermal equilibrium with each other। यानी कि यहाँ पे जैसे डेल्टा एस सिस्टम हो गया, तो माइनस क्यू अगर कम हो रहा है तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा इसके साथ, डेल्टा एस सराउंडिंग, इसमें प्लस होगा ना, सिस्टम प्लस टी हो जाएगा। यानी कि टोटल अगर देखा जाए यस, टोटल हमारे हमें निकालना था, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ये टोटल आ जाएगा। ठीक, यानी कि जो हमने फार्मूला भी ऊपर लिखा था, तो माइनस क्यू अपॉन सिस्टम अपॉन टी प्लस क्यू सिस्टम अपॉन टी, तो टोटल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब रिवर्सेबल प्रोसेस है, तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होता है, जीरो होगा एंट्रोपी। अगर टोटल एंट्रोपी यहाँ पे इरिवर्सेबल प्रोसेस है, तो इसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, टोटल एंट्रोपी, टोटल इकोसिस्टम क्या होता है, इरिवर्सेबल की रिवर्सेबल, ओपन सिस्टम होता है क्लोज सिस्टम, क्या? इकोसिस्टम इकोसिस्टम क्लोज होता है। क्लोज होता है। भाई ये हाँ, क्वेश्चन गलत कर देंगे यार, कैसे क्लोज होगा। तो हम लोग इकोसिस्टम की सर एनर्जी इकोसिस्टम बाहर तो थोड़ा जाएगी, किसी और इकोसिस्टम में थोड़ा जाती जाएगी। है, हाँ, जा सकती है। जाती है वो ओपन सिस्टम, हम लोग भी एक इकोसिस्टम है, तो हमने शुरू में ही लिखा था ओपन में एग्जाम्पल आर लिविंग बीइंग आर ओपन सिस्टम। ठीक है, तो वहाँ पे ओपन सिस्टम और इरिवर्सेबल होता है ऑल नेचुरल प्रोसेस, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग लिखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर T1 T2 सराउंडिंग का है, तो मतलब यहाँ पे कह सकते हैं डेल्टा एस सिस्टम, ये क्यू अपॉन टी, ये टी जो T1 यहाँ पे लिख देते, T1 क्या है, एट सिस्टम टेम्परेचर, सिस्टम इज एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, और T2 हम लोग मान लेते हैं मतलब सराउंडिंग, सराउंडिंग आर एट लो टेम्परेचर। ठीक है, दो चीजें तो यहाँ पे सिस्टम यानी कि सराउंडिंग का क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा, और अब टोटल क्या हो जाएगा बता सकते हैं, क्योंकि एक वैल्यू ज्यादा हो गया, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, तो माइनस क्यू अपान क्या हो जाएगा, T1 प्लस क्यू अपान T2। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे ऊपर हमने T1 ग्रेटर देन T2 लिखा है ना, ठीक है। हाँ, तो डेल्टा एस टोटल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव ये है। मतलब इरिवर्सेबल का है, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे
टोटल एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंज फॉर इरिवर्सिबल, ऐसे पूछेगा इरिवर्सिबल रिवर्सिबल में। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन किसके, ग्रेटर देन जीरो, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब कि डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो। ठीक, तो स्पॉन्टेनिटी के लिए हम लोग दो क्राइटेरिया बनाए थे, तो स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस इन टर्म ऑफ टोटल एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंजेस। तो यानी कि कह सकते हैं डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव, तो हो जाएगा क्या, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। प्रोसेस होगा, अगर डेल्टा एस क्या हो जाए, टोटल निगेटिव होगा, तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर डेल्टा एस जीरो आ जाए, टोटल, टोटल का बात कर रहे हैं जीरो, तो क्या होगा, प्रोसेस, प्रोसेस इन इज एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा ना। अच्छा। ठीक है, हाँ, इस पे, इस पे हम लोग और भी अभी चार्ट बनाएंगे, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं न्यूमेरिकल। इसे न्यूमेरिकल से आने के अब प्रोबेबिलिटी बढ़ गया, क्योंकि न्यूमेरिकल वाला पोर्शन थोड़ा कम हुआ है, तो इधर से तो छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें लगते हैं। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन कर लें। द एंट्रोपी चेंज फॉर ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम इज 4.8 किलो जूल पर मोल एट 373 कैलोरी। कैलकुलेट डेल्टा एस फॉर, कैलकुलेट करना है डेल्टा एस फॉर द प्रोसेस, लग जाएगा। मतलब कि वाटर से स्टीम में जा रहा है, वेपराइजेशन वाला फार्मूला लगा लीजिए, वही लगेगा ना। यस सर। लगाइए, कितना आया, कितना है, सर 3 332.2 आ रहा है। 2.2, आपका पता नहीं कैसे होगा।
अरे भाई, एक सिंपल सा फार्मूला पढ़े थे ना ऊपर। हाँ, यस सर। क्या है? कितना आ रहा है आपका? कैलकुलेशन भी आपका भी तो गलत आ रहा है। देखिए, इसमें अभी ऊपर हमने फार्मूले पढ़े थे, यानी कि ये बोल रहा है चेंज इन ट्रांजिशन लिक्विड से कहाँ पे जा रहा है? वाटर में। वाटर है। हाँ, मतलब वेपर में, स्टीम में जा रहा है। तो वेपराइजेशन हो गया, डेल्टा एस हमें निकालना है। और डेल्टा एच एंथैल्पी दिया है, चेंज इन एंट्रोपी ट्रांजिशन लिक्विड। ठीक है। डेल्टा एच की वैल्यू कितना दिया है? ये वेपराइजेशन अपन टी पढ़े थे, तो डेल्टा एच के वैल्यू दिया है। इसको थोड़ा सा किलो जूल मोल में है, तो इसको जूल पर मोल में बदल लेते हैं, तब ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, बस इतना करना है आपको। डेल्टा एच वेपराइजेशन इक्वल टू 48 किलो जूल। आप यूनिट बताते तो सही माना जाता। यूनिट चेंज करना होता है। 40.8 हाँ, ये नहीं इंटू चेंज कितना हो किया। जाएगा? 1000। तो ये हो जाएगा जूल पर मोल में हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर कितना दिया है? 273 केल्विन दिया। डिवाइड कर दीजिए। डेल्टा एस इक्वल टू 4.8 इंटू 1000 अपॉन 373 केल्विन। कितना आ अब सर जाएगा? उतना आएगा सर, क्या कहते हम्म हैं ये? अरे यार, बहुत ज्यादा जा रहा है सर। कितना आएगा जूल पर केल्विन पर मोल? इतना आंसर हो गया। इसमें क्या करना आर्यन? कुछ नहीं करना, डिवीजन था। चलिए, कोई नहीं, दूसरा क्वेश्चन इसी तरह लगाइए। इसमें ऐसा ही क्वेश्चन आता है जो लास्ट में हमने फार्मूला फेज ट्रांजिशन, यही आपके सिलेबस में है। ठीक है, कैलकुलेट ज्यादातर। 1000 से मल्टीप्लाई कैलकुलेट। किया हमने। हाँ, 1000 1000 से जूल, जूल पर मोल केल्विन में। आंसर ऑप्शन में जूल। से किलो जूल पे था। हाँ, पर मोल में दिया था। जूल पर मोल में दिया था ना, किलो जूल पर मोल में करते तो डिवाइड नहीं करना पड़े, मल्टीप्लाई नहीं करना सर पड़ता। लेकिन ऐसे करेंगे तो इतना आ रहा है मेरे पास, तो 1180 आ रहा है, 0.7 आ रहा डिवाइड करिए, आप करिए, चेक कर लीजिए। आप लोग है। मतलब डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सही करिए भाई। मैं कैलकुलेटर से किया। कैलकुलेटर से तो मैं भी कर लिया। तो आया नहीं? आ तो रहा है हाँ, 109 पॉइंट। सही, सही आ रहा है। अच्छा हाँ ठीक है कर ठीक है, लीजिएगा ओके सर। इत्मीनान से। दूसरा क्वेश्चन करिए। इंट्रोपी चेंज इन इंट्रोपी फॉर द फ्यूजन वाला, फ्यूजन ऑफ 1 मोल ऑफ आइस। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस दिया है 273 केल्विन। जो दिया वही हम मानेंगे। मोलर एंथैल्पी, अब देखिए इसमें मोलर एंथैल्पी ऐसे लिख दिया, वहां पे नहीं इंडिकेट किया था, लेकिन वो एंथैल्पी होगा। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, किलो जूल मोल। इसमें भी जूल पर मोल केल्विन में ही आंसर है, तो आप ध्यान दीजिए, वहाँ कन्वर्ट कर लीजिएगा। कितना आया? 21.97। हम्म। ट्वेंटी वन हाँ पॉइंट तो, नाइन हाँ वही आ जाएगा आपका। हाँ 20,
कितने आएगा सर? 21.998 आएगा सर। अरे ठीक है, 9798 में कोई झगड़ा नहीं। हाँ, झगड़ा नहीं बता रहा। हम्म। झगड़ा नहीं ट्वेंटी है। वन पॉइंट नाइन सेवन जूल इनवर्स मोल इनवर्स। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। और कुछ इसमें ज्यादा नहीं, एक और कर लीजिए लास्ट, ठीक है। द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड डाईथाइल ईथर दिया। डाईथाइल ईथर का फार्मूला C2H5O, ना, अच्छा। वही 26.0 किलो जूल मोल इनवर्स। यहाँ देखिए हमेशा किलो जूल में देते हैं और पूछते हैं जूल में आंसर। बॉइलिंग पॉइंट 35.0 डिग्री। अब डिग्री सेल्सियस में तो किस में बदलना होगा हमें? केल्विन में बदलना पड़ेगा। केल्विन वो, हाँ केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। हम्म। डेल्टा एस फॉर कन्वर्जन ऑफ। हम इसमें छोटे फॉर्मूल क्वेश्चन रहता है दो में, यानी कि लिक्विड से लिक्विड टू वेपर पूछ रहे हैं, ठीक है, और दूसरा पूछ रहे हैं वेपर टू लिक्विड एट 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लगाइए, देख लीजिए क्वेश्चन। हो गया? एक सेकंड सर। आप भाई म्यूट कर दीजिएगा, आप क्या बहुत शोर हो रहा है, जब बताइए तो आना। हो गया? सर हम्म। 84 आएगा क्या? 84.4। हाँ सही है, पहला यही हाँ। आएगा। हाँ फर्स्ट यही आएगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन निकालना। कितना हो गया? 26 × 1000 अपॉन 308
इसको जो आएगा चेंज करने का। 841 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक, दूसरा 35। डेल्टा एच कंडेंसेशन कह सकते हैं ना, कंडेंस कर रहा है, तो डेल्टा एच कंडेंसेशन अपॉन टी, वही वैल्यू अब माइनस में इसे कर देंगे क्योंकि अपोजिट इसका रिएक्शन हो रहा है ना। अच्छा, तो माइनस में आ जाएगा 8.484। हाँ वही सेम आ जाएगा बस माइनस में, इसीलिए मैंने दिया था। ठीक है, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स वही सेम आ जाएगा बस माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के कर लीजिएगा। इसमें और भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा पोर्शन पढ़ाने जा रहे हैं। गिब्स फ्री एनर्जी यहीं पे लगे हुए कर लेते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तब मिला जुला क्वेश्चन करा देंगे इस पे। गिब्स फ्री एनर्जी हो गया। हेलो। यस सर। गिब्स फ्री एनर्जी कर लिया जाए तब हम लोग पूरा स्पॉन्टेनिटी का कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे बीच में लिख सकते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे यही होता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जैसे हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़े थे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो, और जब आप पढ़िएगा तो एक जगह तीनों मतलब लॉ को रख के, क्योंकि जब ऑप्शन आएंगे तो एक ही साथ आएंगे। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, लॉट बोल देते हैं ना कोई कोई। तो इसका मीनिंग इट स्टेट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, दूसरा कह सकते हैं, पहला ऐसे पॉइंट में लिख देते हैं इसका, कोई वो नहीं रेलिवेंट। ऑल नेचुरल प्रोसेस अभी हमने लिखा था कौन सा होता है, इरिवर्सिबल और स्पॉन्टेनियस होता है। ऑल नेचुरल प्रोसेस इन यूनिवर्स आर irreversible process or natural process or spontaneous। ठीक है, और यहाँ पे यूनिवर्स इंक्रीज होगा कंटिन्यूअसली, मतलब ड्यू टू दिस ऊपर वाले स्टेटमेंट, ड्यू टू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज increases increasing continuously। दैट इज एंट्रोपी क्या होगा, सिस्टम इंक्रीज। इसके मीन्स मतलब आइसोलेट सिस्टम जो भी है उसका एंट्रोपी भी क्या होगा, इंक्रीज होता है। डेल्टा एस जैसे पॉजिटिव टेम्परेचर पे डेल्टा एस टोटल की बात कर रहे हैं तो ग्रेटर देन जीरो होगा। यानी कि हम लोग ये पढ़ चुके हैं डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग
ग्रेटर देन जीरो होगा ना। तो ये थर्ड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन होता है इसमें। ठीक है। और चीज अगर यहाँ पे थोड़ा सा लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, जैसे डेल्टा एस अगर एब्सोल्यूट जीरो पे होगा तो क्या होगा आर्यन? फिर अगर एब्सोल्यूट जीरो पे होगा। देखिए अगर ये पूरे लॉ को हम लोग मतलब थोड़ा सा डिफाइन किया जाए और भी, जैसे एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीज आफ्टर ईच स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कह सकते हैं। ठीक है। जैसे एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो एक्स्ट्रा पॉइंट है, यानी कि जीरो केल्विन बोलते हैं ना यस एब्सोल्यूट सर। जीरो का, -27 कोई एब्सोल्यूट जीरो बोलता है मीन्स जीरो केल्विन बोल रहा है। और एंट्रोपी क्या होगा? एब्सोल्यूट जीरो पे जीरो होता है। ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ हम क्वेश्चन आपसे पूछे, ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है उसके आगे आपको बताना है क्या है, वैसे 3s2 और 2n3, यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है कॉन्सेप्ट से, ये सारे गैसियस में है इस रिएक्शन में। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सॉलिड हो गया, डिकम्पोजिशन हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। अगर ऐसा आ जाता है तो क्या करेंगे? हमने ऊपर पढ़ाया अभी थोड़ी देर पहले, उसी पे एक तरह से क्वेश्चन ही है। N2 और 1 एटमॉस्फेरिक, ये सब फैक्टर अफेक्टिंग में पढ़ चुके हैं, उसी पे क्वेश्चन ही है समझ लीजिए। 10 एटमॉस्फेरिक करते हैं। बताइए आगे डेल्टा एस के मतलब निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा वो लिखना है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, नॉर्मल एग, और हार्ड कह सकते हैं बॉइल्ड, ये सब पढ़ाया ना अभी। हम्म। इसी पे क्वेश्चन के रूप में अलग अलग क्वेश्चन मिलेगा, मैंने एक जगह लिख दिया नॉर्मल रबड़। अभी थोड़ी देर पहले रबड़ का हमने पढ़ा है हार्ड रबड़। ठीक है। यहाँ पे देखिए डेल्टा एस पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा। तो फर्स्ट में देखा जाए कि क्योंकि नंबर ऑफ मोल डेल्टा एन जी इक्वल टू एन पी माइनस एन आर होता है ना, तो 2 माइनस क्या हो गया 4 होगा -2, यानी कि डेल्टा एस क्या हो जाएगा लेस देन जीरो। इधर देखिए नंबर ऑफ मोल 4 है, ऐसे भी इधर नंबर ऑफ मोल कम हो रहा है तो इंट्रोपी कम होगा, नंबर ऑफ मोल बढ़ता है इंट्रोपी बढ़ता है, ऊपर फैक्टर इफेक्टिव में हमने लिखा था। ठीक है। दूसरे में बता दीजिए यहाँ पे, यानी कि एक है नंबर ऑफ मोल बढ़ रहा है एक तरह से, डेल्टा एस क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक। इसमें बता दीजिए, बताइए भाई आप लोग तो ऐसे चुप है जैसे नया नया पढ़ रहे हैं। क्या सर? इसमें तो थर्ड वाला बताइए, इसमें भी दोनों बराबर एंट्रोपी है। ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो। डेल्टा एस तो जीरो ही होगा। हम्म। डेल्टा एस तो सेम होना, जीरो होना चाहिए। जीरो कैसे है? 1 एटमॉस्फेरिक हमने प्रेशर बताया था, अगर कम होगा तो क्या होगा, यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है ना, प्रेशर कम होता है एंट्रोपी बढ़ता ग्रेटर है। देन जीरो होगा। लेस देन जीरो होगा, प्रेशर कम बढ़ रहा है ना। हाँ। अरे भाई ऊपर मैंने देखिए, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, ऊपर मैंने फैक्टर इफेक्टिव में इसका रिवर्स लिखा था। कहाँ पे है काफी, यहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये N2 5 लिखा है N2 2 लिखा है।
यही तो क्वेश्चन है, मैंने उल्टा लिख दिया। तो यहाँ पे पॉजिटिव था, डेल्टा एस क्या हो रहा है, ग्रेटर देन जीरो। वहां पे इसका उल्टा लिख दिया है, तो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा ना। हाँ हाँ, भाई ऐसे कैसे करेंगे। ठीक है सर। डेल्टा एस क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो होगा। अरे ऐसे समझना, जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो रेंडमनेस ऑफ गैस क्या होगा, कम होगा। हम्म। क्योंकि मतलब कि, और जैसे प्रेशर कम करेंगे रेंडमनेस ज्यादा होगा, तेजी से होगा ना। अच्छा ठीक है। क्रिस्टल हाँ, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, ये भी लेस देन क्या हो जाएगा, जीरो क्या हो जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन रेंडमनेस कम होता है। नॉर्मल एग, बॉयल्ड एग अभी पढ़े थे, बढ़ जाता है, नहीं, एंट्रोपी बढ़ जाती है। और इसमें रबड़ में घट जाती है। ये आपको पुराने क्वेश्चन है सब, ठीक है। ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे आपको हम एक जगह लिख दिए हैं, बस इतना किए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें गिब्स फ्री एनर्जी पढ़नी है, ठीक। तो सारी एनर्जी हम एक्सप्लेन कर चुके होंगे इसके बाद। फिर हम लोग पार्ट वाइज बस इंथैल्पी पढ़ना रहता है, ठीक। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, बता सकता है कोई। गिब्स फ्री एनर्जी हाँ, बताइए। मतलब जो एनर्जी रह जाती है एक्स्ट्रा। गिब्स एनर्जी बोलते हैं इसको। जी से भी कोई कोई डिनोट कर दे, कोई कोई एफ से, लेकिन एफ से हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, जी से करेंगे। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, यहीं पे हमें पढ़ना होता है ज्यादा, जैसे हर चैप्टर में आता है, ठीक है। क्योंकि हर फिजिकल या केमिकल चैप्टर दो तरह से एक्सप्लेन होता है, एक क्लासिकल मेथड, एक हम लोग थर्मोडायनेमिक्स मेथड। उसमें थर्मोडायनेमिक्स मेथड में गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जो होता है मेन होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। तो ये आप पढ़ते हैं, तो यहाँ पे फर्स्टली यहाँ पे लिखा जाए, फर्स्ट पॉइंट है गिब्स फ्री एनर्जी डिफाइन, गिब्स एनर्जी is defined at a constant temperature and pressure to predict, क्या करने के लिए, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आए, डेल्टा जी निगेटिव होगा तो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, नहीं। और डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम होगा। ये हर चैप्टर में आप पढ़ते आए, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिख रहे हैं, गिब्स एनर्जी डिफाइंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रेडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस। अब गिब्स एनर्जी इज थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, thermodynamic quantity which use which is used किसके लिए, टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क, और कह सकते हैं गिव्स एनर्जी। जैसे हम लोग एनर्जी जो इस समय कंज्यूम कर रहे हैं उसको गिव्स एनर्जी बोल दे सकते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्योंकि गिव्स एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इज दैट पार्ट ऑफ द टोटल एनर्जी
of system which can converted किसमें into useful work। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, टर्म गिव्स एनर्जी इंट्रोड्यूस एक्सप्लेन क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन टर्म ऑफ सिस्टम में हम लोग मेनली करते हैं, जो भी एक सिस्टम के लिए ही करते हैं ना, स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक, तो टर्म गिव्स एनर्जी was introduced to explain criteria of spontaneity in term of system। तो सिस्टम के टर्म में तो क्या हो जाएगा, यानी कि देखिए मतलब एनर्जी इक्वल टू यूजफुल वर्क, यूजफुल वर्क हो जाएगा ना, ऊपर हमने डिफाइन किया था, और रेंडमनेस एनर्जी, नेस रेंडमनेस क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगी। ठीक, तो यानी कि तो यहाँ से एनर्जी क्या है, यानी कि एच, और यूजफुल वर्क जी मानते हैं, और यहाँ पे टी एस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाता है, जी इक्वल टू एच माइनस टी एस लिख सकते हैं, इधर उधर कर दिए, तो यहाँ से डेराइव होता है, यानी कि फंक्शन दैट टेक बोथ एंट्रोपी और एंथैल्पी सिस्टम अकाउंट क्या कहलाता है, गिब्स एनर्जी। मतलब सो कह सकते हैं, सो द फंक्शन दैट टेक्स बोथ, क्या क्या, एंथैल्पी लिए हैं, एंथैल्पी ऑफ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इनटू अकाउंट इज कॉल्ड गिब्स एनर्जी। इसी को क्या बोलते हैं, गिब्स एनर्जी। ठीक है, अब देखिए गिब्स एनर्जी भी क्या है, बता सकते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये तो बता ही सकते हैं, हर एक जगह पढ़ ही चुके हैं। सर एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव और स्टेट फंक्शन होगा, हम्म। गिब्स एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड स्टेट फंक्शन, कि नहीं। तो यहाँ अगर चेंज में लिखा जाए तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन से डेल्टा जी, जी फाइनल माइनस जी इनिशियल, उसी पे डिपेंड करेगा ना। यस सर। तो अगर इक्वेशन में हम लोग कह दिया जाए डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच टी डेल्टा एस, यही क्या है, एक गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन बोला जाता है इसे, गिब्स इक्वेशन भी बोल सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हर चैप्टर में आप पढ़ते ही हैं, आप जानते हैं। यानी कि डेल्टा जी क्या है, चेंज इन गिब्स एनर्जी, और डेल्टा एच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा एस अभी पढ़े हैं, चेंज इन
एंट्रोपी। तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा इसमें एक्सपेंशन किया जाए इसको थोड़ा सा, तो हम लोग थोड़ा यहाँ पे पढ़ लेंगे इसको। रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड नॉन एक्सपेंशन वर्क यूजफुल वर्क जो होता है, रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी चेंज नॉन एक्सपेंशन वर्क, या इसी को क्या बोलते हैं, यूजफुल वर्क। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ये फ्लोट जानते हैं, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, पढ़ चुके हैं ना। यस सर। अब यहाँ पे जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो क्या होगा, साइन कन्वेंशन लगा के बताइए। वर्क डन 0 होगा। नहीं यार, वर्क डन बाय द सिस्टम, देन डेल्टा ई इक्वल टू बाय द सिस्टम क्या होगा, वर्क वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होता है ना, हम्म। तो ये हो जाएगा ना। हम्म। और यही तो होगा, मतलब साइन कन्वेंशन यहाँ पे लगाना है ऊपर वाले में। यहाँ पे देखिए क्यू प्लस डब्ल्यू लिखा था, यहाँ पे बाय द सिस्टम, वहाँ ऑन द सिस्टम की बात हम लोग किए थे। ठीक है, यहाँ पे बाय द सिस्टम। अब अकॉर्डिंग टू गिव्स सिस्टम बोथ एक्सपेंशन नॉन एक्सपेंशन वर्क के लिए हम लोग कर सकते हैं, अकॉर्डिंग गिव्स सिस्टम डज बोथ एक्सपेंशन नॉन एक्सपेंशन वर्क। तो अगर वर्क डब्ल्यू इक्वल टू एक्सपेंशन और प्लस नॉन एक्सपेंशन, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू बता सकता है, एक्सपेंशन वाला फार्मूला क्या था, पी डेल्टा वी था ना, हम पढ़ा चुके हैं वर्क डन। और नॉन एक्सपेंशन ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे इक्वेशन मान लीजिए, हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं, इस इक्वेशन से डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे ना। तो डब्ल्यू इक्वल टू ये पुट डब्ल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो डेल्टा ई था इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू था ना, डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्यू माइनस पी डेल्टा वी, डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन। तो क्यू इक्वल टू क्या कर सकते हैं, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी प्लस डब्ल्यू क्या है, नॉन एक्सपेंशन। ये आ गया ना। अब बताइए ये इतना वैल्यू क्या होता है, अरे इतनी, क्यू इक्वल टू डेल्टा एच प्लस डब्ल्यू, ये हम पढ़ चुके हैं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा बी, हम्म। पहले पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसे वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया, ये आ गया। और ये जो नॉन एक्सपेंशन है, और नॉन एक्सपेंशन वर्क क्या होता है, यूजफुल वर्क की बात हम लोग ऊपर किए हैं, हेडिंग भी पढ़ा हुआ है।
तो यहाँ पे Q इक्वल टू कह सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे डेल्टा एस इक्वल टू क्यू अपॉन टी पढ़े थे ना। तो Q इक्वल टू क्या कर सकते हैं, डेल्टा एस टी कह सकते हैं ना, या टी डेल्टा एस कह सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो Q की वैल्यू टी डेल्टा एस डेल्टा एच और W नॉन एक्सपेंशन। ठीक, ये और नॉन एक्सपेंशन वर्क क्या होता है, यूजफुल वर्क। और यूजफुल वर्क क्या होता है, गिब्स एनर्जी। कितना मेहनत कर दिए डिराइव करने में, कोई मतलब नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, ये हम लोग, ये हो गया। यानी कि डेल्टा जी क्या है यहाँ पे, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस आता है। तो यहाँ पे यूजफुल वर्क वही होगा जो वर्क क्या होगा, कम होगा हमेशा, डेल्टा जी वही होगा ना। हम्म। इधर रख देते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा नॉन एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा जी हो जाएगा कि नहीं भैया, नॉन एक्सपेंशन यूजफुल जब होगा, जब मतलब यहाँ पे हमारे पास डेल्टा जी क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी कि कह सकते हैं इसी को, डब्लू यूजफुल तभी होगा जब लगातार एनर्जी क्या कर रही हो, कम होगी। इसे हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। डेल्टा जी लिखना था, डेल्टा एस लिखा गया, यही कह सकते हैं ना। तो ऊपर वाला फार्मूला भी डिराइव हो गया। यानी कि डेल्टा जी यहाँ पे माइनस लिखेंगे तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा जी लिखे ऊपर माइनस, और टी डी एस माइनस डेल्टा एच। तो यही यहाँ से फार्मूला डिराइव हो, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस कह सकते हैं। यही गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है ने, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन यही होता है। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे नोट में, या ऐसे भी लिख सकते हैं, रिजल्ट ही हम लोग, यानी कि द डिक्रीज इन डेल्टा मतलब गिब्स एनर्जी, एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू द नॉन एक्सपेंशन वर्क, या नॉन एक्सपेंशन वर्क को क्या बोलते हैं, यूजफुल वर्क। ऊपर डिफिनेशन भी है कि इसी के अकॉर्डिंग लिखा था, प्रूफ भी होगा। तो ये हो गया। यहाँ कुछ रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम एंड डेल्टा यस कर लेते हैं, रिलेशन इन बिटवीन डेल्टा जी ऑफ सिस्टम एंड डेल्टा एस टोटल। और कह सकते हैं इसी को रिलेशन बिटवीन सिंपल वर्ड में क्या कह सकते हैं बताइए, गिब्स एनर्जी एंड, गिब्स एनर्जी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी। चलिए, डेल्टा एस टोटल क्या आया था, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, यही तो था। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं लेट सिस्टम हीट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, क्योंकि इंट्रोपी, अरे गिब्स एनर्जी हम लोग लिखे थे किस पे, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे लिखे थे ना।
हीट एट डिफिनेशन में पहले ये हमने लिखा था, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू QP हम कह सकते हैं। और QP क्या होता है, डेल्टा एच होता है कि नहीं? पढ़ चुके हैं, यानी कि Q सिस्टम माइनस Q सराउंडिंग होगा, उल्टा हो जाएगा ना। ठीक, यानी कि डेल्टा एच सिस्टम, अगर एंथैल्पी की बात करा जाए, सिस्टम अगर पॉजिटिव तो सराउंडिंग क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मतलब एक डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक हो तो अनदर डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक। तो यहाँ पे डेल्टा एस सिस्टम जो आप क्यू पढ़ते हैं वो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, डेल्टा एच सिस्टम लिख सकते हैं ना, या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में लिखिए तो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। ठीक, डेल्टा एच सिस्टम, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, सिस्टम और अपान टी हो जाएगा। और डेल्टा एस अगर हम लोग फिर से सिस्टम कह सकते हैं फिर यहाँ सिस्टम पे। सराउंडिंग वाला एक बार बताना फिर से। अरे भाई, सिस्टम अच्छा अच्छा, सराउंडिंग मतलब अच्छा मतलब ठीक है, मतलब सराउंडिंग में। वही तो हो गया ना। हाँ, एक तरफ से हीट जाएगा, दूसरा एब्जॉर्ब करेगा ना। ठीक है तो ठीक है। यहाँ पे देखिए सिस्टम, अगर हम लोग इधर सराउंड सिस्टम लिख दे रहे हैं, माइनस या डेल्टा सराउंडिंग लिखना सराउंडिंग पड़ेगा। अपॉन एच। नहीं, माइनस लिखना अपान टी हो जाएगा ना। तो माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हाँ सराउंडिंग के लिए डेल्टा एच नेगेटिव में आएगा। हाँ, मतलब एक जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है ना, इस हम्म। हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो सराउंडिंग मतलब दे रहा है और ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ये माइनस उल्टा हो जाएगा ना रिएक्शन। वही हाँ जी। फर्स्ट इनिशियल से हम लोग पहले थर्मोडायनेमिक्स में यही पढ़े थे, लाइब्रेरियन ने एक डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा तो अनदर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे यस टोटल क्या हो जाएगा, डेल्टा यस सिस्टम प्लस माइनस डेल्टा एच सर सिस्टम कह सकते हैं अपन टी, ऐसा फार्मूला हो गया। ठीक, तो इसका भी यूज है बहुत, यानी कि यहाँ पे हम लोग टी डेल्टा एस टोटल कह सकते हैं इक्वल टू टी डेल्टा एस सर सिस्टम माइनस डेल्टा एस सिस्टम। सिस्टम सिस्टम बहुत बार बार लिखने, कोई भी एक ही मानेंगे तो आपको आ ही जाएगा नहीं। हम्म। टोटल इक्वल टू माइनस डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम, टी डेल्टा एस टोटल वैल्यू माइनस डेल्टा जी। यही आया था ना ऊपर, ये डेल्टा जी आया था ना, हम्म। ये आ गया हमारा। मतलब इसी को हमें निकालना था। तो डेल्टा जी लिख सकते हैं सिस्टम इक्वल टू टी डेल्टा एस। तो एक बार ऊपर करना। आपने टी टी डेल्टा एस किया तो आपने टी से मल्टीप्लाई किया था सब कुछ। कहाँ से? टी। हाँ हाँ, टी डेल्टा एस मतलब वहां पे यही तो आ गया, डेल्टा जी या हाँ। इक्वल टू, देख हम्म। लीजिए यहाँ पे, उसी को हमने यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ से लास्ट में आपका आ गया कि तीन केस बनेंगे इफ डेल्टा एस टोटल क्या हो, टोटल पॉजिटिव ऊपर हमने लिखा था, तो स्पॉन्टेनियस होगा ना, डेल्टा जी सिस्टम भी क्या हो जाएगा, ऊपर वाले इक्वेशन से देखिए निगेटिव होगा। और हम्म। एफ क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है आपको, स्पॉन्टेनियस होगा प्रोसेस। ठीक है, और इफ डेल्टा एस टोटल क्या हो, निगेटिव हो जाए, तो डेल्टा एस सिस्टम क्या हो जाएगा, डेल्टा जी। एक जगह हमें डेल्टा जी लिखना था भाई, एस सी एस लिखते हैं। डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा और क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा।
हम एक वैल्यू को लेके अभी तक पढ़ते थे। ठीक है, यहाँ पे इफ डेल्टा एस टोटल 0, तो डेल्टा जी सिस्टम भी क्या हो जाएगा? 0। 0 हो जाएगा। तो ये क्या होता था? इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा सिस्टम और एक ऑर्गेनाइज कर देंगे भाई। आज मुझे जल्दी जाना होता तो यहीं तक रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग एंथैल्पी पे आ जाएंगे। ठीक है, इसके थोड़े से क्वेश्चन लगाएंगे तब। ठीक, ठीक है। तो अभी यहाँ तक रहेगा। अभी लेक्चर का है हाँ? सर, ये वाला क्या चीज? चैप्टर अभी एक लेक्चर का है चैप्टर की अभी फिनिश हो जाएगा। नहीं समझा। मतलब इस बार कल के नेट डेट में फिनिश हो जाएगा, कभी और है इसमें। आवाज कट रही है। हाँ हाँ, बताइए। मैसेज करिएगा यार।